टूनी गांव की भोली भाली सी लड़की थी जिसे शहर के तौर तरीके समझने में दिक्कत आती है। गैस पर खाना बनाना और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना और भी बहुत सारी चीजों के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। जब उसकी सास उसके पास रहती थी तो वो उसे चीजें समझा दिया करती थी। एक दिन उसकी सास अपने मायके चली जाती है और घर में सिर्फ वो और उसका पति सोनू ही था। सोनू उससे कहता है, टोनी, मैं जरा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम खाना बना लेना। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, आप जब आएंगे तो आपको खाना बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ। ऐसा कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसके जाने के बाद उसकी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम चंपा था वो आती है। उसके हाथ में हार्पिक की एक बोतल थी। टूनी को पता नहीं था कि इसमें क्या होता है, इसलिए वो चंपा से कहती है, चंपा दीदी, ये आपने हाथ में क्या ले रखा है और क्या करते हैं इससे? चंपा सोचती है कि टूनी उसे मजाक कर रही है, इसलिए वो भी मजाक में कहती है, अरे भाभी, इससे न नहाया जाता है और इससे लगाने से शरीर बहुत गोरा हो जाता है और चेहरे पे लगाते हैं तो चेहरे की खूबसूरती तो और बढ़ जाती है और चमक भी बहुत आ जाती है। तभी चंपा की माँ उसे बुलाने आ जाती है। अरे चंपा, तू यहाँ है, चल घर, कोई तुझसे मिलने आया है, चल। चंपा चली जाती है और टूनी मन ही मन सोचती है, अच्छा, इससे नहाया जाता है और इससे नहाकर बहुत गोरा और सुंदर हो जाते हैं, तो ये तो हमारे घर में रखा हुआ है। ऐसा करती हूँ, इसी से नहाकर देखती हूँ, फिर मैं और भी सुंदर हो जाऊंगी। टूनी खाना बनाने के बाद उसी हार्पिक की बोतल से नहाने लगती है, इस बात को जाने बिना कि वो नहाने की चीज नहीं बल्कि बाथरूम को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेचारी इतनी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, जो पढ़ लेती तो समझ जाती, इसलिए वो उससे नहा लेती है। और नहाने के बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका चेहरा और पूरा शरीर लाल पड़ गया है और पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल गए हैं, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उसका पति सोनू और उसकी सास लूसी भी घर आ जाते हैं। अरे बहू, ये तुझे क्या हो गया है? ये दाने कैसे आ गए हैं तेरे शरीर पर? माँ जी, मैंने तो चंपा दीदी ने जो कहा था बस वही लगाया था। क्या लगाया था तुमने? टूनी उन्हें हार्पिक की बोतल लाकर देती है और उसे देख उसकी सास कहती है, अरे मेरी बहू, ये नहाने का साबुन थोड़ी है जिससे तू नहा ली, इससे तो बाथरूम साफ किया जाता है। चल डॉक्टर के पास, तुझे दवाई दिलवा देती हूँ। लूसी टूनी को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे दवाई देता है, जिसे खाकर टूनी के चेहरे और शरीर से वो दाने कम हो जाते हैं और उसका शरीर पहले जैसे हो जाता है। नागरपुर गांव में बबलू ट्रैक्टर चलाता था और किसानी करता था। उसकी पत्नी पीलू घर का काम करती थी। बबलू अपने खेत में ट्रैक्टर चलाने के अलावा दूसरों के खेत में भी ट्रैक्टर चलाया करता था और पैसे कमाता था, लेकिन उनकी ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। सुनिए जी, आप ओवर टाइम करते हैं, उसी के कारण हमारे पास पैसे आते हैं, लेकिन मुझे आपकी सेहत की फिक्र होती है। आप कितना काम करते हो? ज्यादा पैसा कमाने के लिए पीलू बहुत मेहनत करनी होती है। अपना काम बन जाता है और वैसे भी हमें पैसों की जरूरत तो पड़ने वाली है। अपने बच्चे होंगे तो उनकी स्कूल की फीस, हमारा नया घर का सपना, सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप मुझे भी सिखा दो ना, मैं आधे टाइम ट्रैक्टर चला लूंगी। अरे तुम तकलीफ मत लो पीलू, मैं हूँ ना। बबलू की मेहनत से कालू बहुत जलता था। वो बहुत आलसी और लालची था। उसके पास ट्रैक्टर थे, लेकिन वो कामचोर होने के कारण उन्हें नहीं चलाता था। कालू हमेशा से धोखेबाजी करके पैसे कमाने को देखता था। ये बबलू डबल शिफ्ट में काम करता है, पूरे गांव में यही है जो इतना मेहनत करता है। मुझे किसी से इतना नुकसान नहीं होता जितना इससे होता है। मैं इसके ट्रैक्टर को आधा काट दूंगा। ऐसा सोचकर कालू उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसके ट्रैक्टर को पेड़ काटने वाली आरी से काट देता है। कालू वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो अपने ट्रैक्टर की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीब लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? कौन है जो हमारे घर की नमक रोटी पर हमला कर दिया और कमाई का जरिया खत्म कर दिया? ये ट्रैक्टर मेरी पुरखों का था, जिसकी कमाई से मैं पला बढ़ा और मेरी आने वाली पुश्तें भी इसी को चलाकर काम करती।
लेकिन सब बर्बाद हो गया। पीलू और बबलू बहुत दिनों तक इस सदमे से उभर नहीं पाते हैं। सुनिए जी, कब तक हम ऐसे ही दुखी रहेंगे? चलिए कुछ और काम शुरू करते हैं। तुम ठीक कह रही हो पीलू, मुझे हिम्मत दिखानी होगी। फिर कुछ दिनों के बाद बबलू मजदूरी का काम करने लगता है और घर के लिए पैसा कमाने लगता है। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। घर पर पीलू से पैसे मांगने के लिए मकान मालिक आता था। उधार में किराना देने वाले आते थे। पीलू किसी तरह से सबको संभाल लेती थी। देखिए, हम आप सबको आपका उधार दे देंगे, आप हमारी ईमानदारी पर भरोसा रखिए। एक दिन बबलू का दोस्त हरिया शहर से वापस आता है और बबलू को अपने गराज में बुलाता है। मजदूरी का काम पूरा करने के बाद बबलू और पीलू हरिया के पास जाते हैं। बबलू, मैं शहर से नई तरीके सीख कर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए नया ट्रैक्टर बना सकता हूँ और ऐसे ट्रैक्टर की तुम्हें डबल फायदा देगा। तुम बहुत नेक दिल के हो हरिया, मैं तो वैसे भी डबल मेहनत करता था, अब डबल फायदा भी होगा तो अच्छी बात है। लेकिन तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास 2 पुराने ट्रैक्टर पड़े हुए हैं। इनको मैं नई शहर की तरीके से जोड़कर तुम्हारे लिए डबल ट्रैक्टर बना दूंगा। वाह, इसका मतलब अब डबल ट्रैक्टर की मदद से मेहनत आधी हो जाएगी। हरिया भैया, आपका मतलब ये है कि एक ही बार में डबल मुनाफा। मैंने तुम्हें बहुत मेहनत करते हुए देखा है बबलू। अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म, वो समय आ गया है। फिर हरिया बबलू के लिए कुछ ही दिनों में डबल ट्रैक्टर बनाकर दे देता है और बबलू डबल ट्रैक्टर को ले जाकर खेत में काम करने लगता है। ये देखकर कालू चकरा जाता है। बबलू के डबल ट्रैक्टर से कड़क सेठ का खेत और बबली सेठानी के खेत में काम करने लगता है। हरिया भाई, तुम्हारे कारण हम मुसीबत से बाहर आ गए हैं। हाँ हरिया भाई साहब, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब समय समय की बात है। अब आप लोग मेरा मुंह मीठा करा दो। हे भगवान, इस बबलू की ईमानदारी और लगन के कारण हरिया उसको डबल ट्रैक्टर बनाकर दे दिया और अब तो मेरा काम और भी चौपट हो जाएगा। मैं खुद ही जंगल छोड़कर चला जाता हूँ। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से इज्जत और पैसा दोनों कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वो सभी लोगों का उधार चुका देता है। थोड़े दिनों के बाद उन्हें 2 बेटियां होती है, जिसका वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक छोटे से गांव भोलापुर के जंगल में पीलू अपना ढाबा चलाती थी। उसके स्टफ पराठा और छोले बहुत पसंद किए जाते थे। उसी की दुकान के सामने कालू डेंटिस्ट का क्लिनिक था। कालू का क्लिनिक नहीं चलता था। वो हर रोज मरीजों के लिए रास्ता देखता रहता था। एक दिन वो पीलू के ढाबे में खाने गया। वाह पीलू, तुम्हारे पराठे कितने स्वादिष्ट है। इतने अच्छा खाना खा के यहाँ के लोग का दांत नहीं खराब होता है। तो पीलू कहती है, आपके क्लिनिक में कोई नहीं आता है क्या डॉक्टर साहब, दांत ठीक करने के लिए? तो कालू कहता है, नहीं, मेरा क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी दिमाग में एक आइडिया है। अगर तुम मेरा साथ दे सको तो तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। तो पीलू कहती है, क्या आइडिया है जिससे मेरा भी फायदा होगा? तो कालू कहता है, देखो, तुम अपनी दुकान में कुछ ग्राहकों को कंकर पत्थर के मिलावटी आटे का पराठा देना, जिससे उनके दांतों में दर्द होगा। वो मेरे पास इलाज करवाने के लिए आएंगे। उनकी फीस से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दिया करूँगा। तो पीलू कहती है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे मुनाफा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगी। फिर पीलू अगले ही दिन से कुछ ग्राहकों के लिए अलग से मिलावटी आटा लगाने लगी। जब ग्राहक उसका मिट्टी पत्थर का मिलावटी आटा खाते थे तो उनके दांतों में दर्द हो जाता था। ओ, ये क्या, मेरा दांतों में दर्द हो रहा है। तो पीलू कहती है, अरे हरिया काका, ये उम्र में ऐसा ही होता है। आपको मैं सामने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर कालू जी के पास ले चलती हूँ। फिर पीलू हरिया को कालू के पास
पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, हरिया काका का अच्छे से इलाज कराइएगा। तो कालू कहता है, बिल्कुल पीलू, इनकी फिक्र मत करो, मैं इंटरनेशनल डिग्री वाला डॉक्टर हूँ। शाम तक पीलू बहुत से मरीजों को कालू के पास भेज देती है। रात में कालू आकर उसे उसका मुनाफे का हिस्सा दे देता है। ये लो पीलू, आज का तुम्हारा हिस्सा, तुमने बहुत अच्छा काम करी हो, कल और मरीज भेज देना। ये तो बहुत अच्छा मुनाफा है, मेरी भी बिल बन जाता है और आपके यहाँ से भी कमीशन मिल जाता है। इस तरह से बहुत दिनों तक पीलू कुछ चुनिंदा ग्राहकों को मिलावटी खाना देती थी और उनको डेंटिस्ट कालू के पास भेजकर उससे मुनाफा कमाती थी। ये देखो पीलू, मैंने कार खरीदी है, तुम्हारी मदद से मेरे पास और भी मरीज आने लगे हैं आसपास के गांव से। तो पीलू कहती है, बहुत अच्छा डॉक्टर कालू जी, मैं भी सोच रही थी कि ढाबे की जगह अब एक बड़ा सा 3 स्टार होटल खोल लूं। आखिर इतने पैसों से ढाबा चलाना अब छोटा काम लगता है। एक दिन पीलू की ढाबे में 2 बूढ़े पक्षी बबली और टिल्लू आते हैं। टिल्लू कहता है, हमारे बेटे के पास जाने के पहले हम कुछ खा लेते हैं। सुना है पीलू चिड़िया के ढाबे में बहुत स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पराठे और छोले मिलते हैं। इनको खा के अपनी बेटे के पास चलेंगे। तो बबली कहती है, हाँ बहुत भूख भी लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए ना, और आपको और मुझे पराठे छोले बहुत पसंद भी है। चलिए पीलू के ढाबे में। फिर दोनों पति पत्नी पीलू के पास जाकर ऑर्डर देते हैं। पीलू सोचती है, लगता है ये लोग गांव से आए हैं, बहुत अमीर भी लग रहे हैं। ये आंटी जी तो बहुत सारे गहने भी पहन कर रखी है। इन्हें मैं मिलावटी पराठा खिला देती हूँ, इनके दांतों में तकलीफ होगी तो इन्हें कालू डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, मोटा कमीशन मिलेगा। ऐसा सोचकर पीलू उन्हें मिलावटी खाना दे देती है। मेरी दांत। तो टिल्लू कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। चलिए मैं एक बहुत बड़े दांत के डॉक्टर के पास आपको लेकर जाती हूँ। पीलू उन्हें कालू के पास लेकर जाती है। कालू उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो माँ पिताजी है, इन्हें क्या हुआ? तो पीलू कहती है, कालू जी ये आपके माँ पिताजी है, मुझे क्या पता था, मैंने तो उन्हें खाना खिलाई हूँ। तो कालू कहता है, हे भगवान, ये मेरे ही पापों की सजा है, मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था। पीलू कहती है, मुझे भी माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को धोखा दी हूँ। फिर कालू अपने माता पिता को सब सच सच बता देता है। ये सुनकर बबली और टिल्लू उस पर और पीलू पर बहुत गुस्सा करते हैं। तुम लोग अब 6 महीने तक सभी चिड़िया लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज दोगे। तो कालू कहता है, जल्दी पैसे कमाने के लालच में ऐसे हुआ, अब से कभी नहीं होगा। तो पीलू कहती है, जी अंकल जी, मैं भी लालच छोड़ दूंगी। फिर उनके कहने के अनुसार कालू और पीलू सभी लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज देते हैं। सभी लोग उनकी इस बात से खुश होते हैं और आगे से कभी भी कालू और पीलू किसी को भी धोखा नहीं देते और अपनी अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ने लगे। ग्वालियरपुर गांव में पति पत्नी पीलू और बबलू किसानी करते थे। वो लोग बहुत सीधे साधे, भोले भाले और ईमानदार थे और कम आमदनी में भी गुजर बसर कर रहे थे। बबलू खेत में सिर्फ जीविका खाद का उपयोग करता था, वो क्योंकि वो धरती को माता की तरह मानता था और केमिकल्स की अपने खेत में एक बूंद भी नहीं पड़ने देता था। लेकिन खेत में मेहनत करने के बाद भी खेत में फसल नहीं होती थी। दोनों पति पत्नी कभी सब्जी तो कभी अनाज तो कभी फल की फसल उगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक भी फसल नहीं उगती थी। तो पीलू कहती है, सुनिए जी, हम जी जान लगा रहे हैं लेकिन खेत में फसल नहीं उग रही है। हमारे ऊपर कितना कर्ज हो गया है, हर कोई पैसा मांगने आता है। मैं सोच रही थी कि मैं किसी के घर पर काम करने लगती हूँ, कम से कम घर में खाना खाने लायक पैसा तो आएगा, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। आप भी सोचिए, क्या हमें इस खेत को छोड़ देना चाहिए कि नहीं? तो बबलू कहता है, ये हमारी पूर्वजों की जमीन है, मैं इसे माँ की तरह देखता हूँ। पीलू, मैं इस खेत को नहीं छोड़ सकता हूँ, हम आने वाली पुश्ती को भी ये देंगे।
आजकल सभी अपने खेत में केमिकल छिड़काते हैं और धरती की इज्जत नहीं करते हैं। मैं इसमें फसल के लिए जीविका खाद ही डालूंगा और इस खेत में किसानी करूंगा। तुम देखना, एक दिन हम बहुत अच्छे से रहेंगे। लेकिन हम कब तक ऐसे ही गरीब रहेंगे? तो बबलू कहता है, पीलू, तुम्हारा कहना भी सही है, घर आमदनी होनी ही चाहिए। तुम कहीं पर काम कर लो, मैं इस खेत में खेती करूंगा और लहलहाती फसल होगी। तुम्हें तकलीफ जरूर होगी पीलू, लेकिन थोड़े दिनों की और बात है। ठीक है जी, मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है। फिर पीलू लोगों के घरों में पैसे कमाने के लिए काम करने लगती है और बंटी जीविका खाद की खेती जारी रखता है। बहुत दिनों तक वो ऐसे ही धूप में मेहनत करता रहता है। एक दिन उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो पीलू वहाँ पहुँचती है। हे भगवान, इनको कैसे समझाऊं मैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अब आप खेती नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो अब से जीविका खाद बंद कर दीजिए, जिससे जल्दी से फसल आ सके। पीलू अपने पति की हालात देखकर रोने लगती है। उसके आंसू खेत में गिरते हैं और तभी खेत से देवी प्रकट होती है। तो बबलू कहता है, धरती माँ, आप? पीलू अचंभित हो जाती है और कहती है, धरती माँ? तो देवी दोनों को ऐसे कहती है, बेटा बबलू, बेटी पीलू, मैं धरती माँ हूँ। तुम्हारी लगन और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। बबलू, तुमने गरीबी झेली, दुख देखे, लेकिन अपने खेत में केमिकल नहीं डाले, जीविका खाद का ही उपयोग करते रहे। इतने सालों तक फसल नहीं देकर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि कहीं तुम भी सब लोगों की तरह लालची तो नहीं बन जाओगे, लेकिन तुमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब तुम्हारे इस खेत से पैसे निकलेंगे और तुम और ज्यादा जमीन खरीद लेना। जीविका खाद का उपयोग करना तुम्हारी हर फसल को मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर देवी वहाँ से चली जाती है और उनके वरदान के कारण अब बबलू के खेत में हर तरह की फसल उगने लगी। वो फल, सब्जी, अनाज सब कुछ उगाता था और भरपूर मात्रा में उगाता था। फसल अब मुनाफे में बिकने लगी और वो बहुत जल्दी ही बहुत अमीर हो गया। पीलू और बबलू को अपनी ईमानदारी और नेक दिली के कारण वरदान मिला, जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए अच्छा हो गया। अब वो हंसी खुशी रहने लगे। होरापुर गांव में बबलू किसानी करता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। उसकी पत्नी पीलू उसका खेती में साथ देती थी और घर की भी जिम्मेदारी संभालती थी। दोनों पति पत्नी शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे और जितना उनसे होता था वो गरीबों की मदद करते थे। बबलू अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर अनाज बोता था और उसे बेचकर धन कमाता था। तो पीलू कहती है, सुनिए जी, इस बार फसल बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम लोग शिव जी के लिए दूध अभिषेक करवाएंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। इसी बहाने शिव जी और उनके भक्तों की सेवा भी हो जाएगी। तो बबलू कहता है, अच्छी बात है पीलू, वैसे भी हम लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच नहीं रखते हैं। शिव जी की दया से ही हमारा संसार है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बहुत श्रद्धा से शिव जी का सेवा करते थे। कालू कौवा उनसे बहुत जलता था, जबकि उसके पास ज्यादा बड़ी जमीन थी और दो ट्रैक्टर थे। इन दोनों की हर बार अच्छी फसल कैसे आ जाती है, समझ नहीं आता। कहीं ये लोग मुझसे आगे नहीं निकल जाए, इनके ट्रैक्टर को ही जला देता हूँ। ये सोचकर कालू उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसके ट्रैक्टर को आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो अपने ट्रैक्टर की ऐसी हालात देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर हम किसी का क्या बिगाड़ा था? हे शिव जी, हम गरीबों के साथ ऐसे क्यों हुआ? अब तो हमारी खेती को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये ट्रैक्टर मैंने कितनी मुश्किल से लिया था। हे शिव जी, हमें इस दुख से उभरने की हिम्मत दीजिए। सुनिए जी, हम शिव जी के भक्त हैं, हमें ऐसा दुख नहीं करना चाहिए।
चलिए घर में शिव जी का अभिषेक करते हैं और खेत चलते हैं, वही हमें कुछ रास्ता दिखाएंगे। तुम ठीक कह रही हो पीलू, हमें शिव जी की भक्ति में रुकावट नहीं करनी चाहिए। फिर दोनों पति पत्नी शिव जी का अभिषेक करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और अपने खेत में जाते हैं। खेत के पास उन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास एक लकड़ी का हल और एक बेल होता है। आप दोनों किसान हैं, मेरे ये बेल और हल ले लीजिए, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ। तो पीलू कहती है, आप कौन है और हमें आपका बेल और हल क्यों दे रहे हैं? तो वो आदमी कहता है, मैं जब तीर्थ में रहूंगा तो इनका कौन ध्यान रखेगा, इसलिए बिना पैसों के मैं आपको ये बैल और हल दे रहा हूँ। ये बैल तो बहुत ताकतवर लग रहा है। तो आदमी कहता है, यह आपका खेत को एक दिन में जोत देगा, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें रखिए। और वो आदमी बबलू और पीलू को बैल और हल देकर चला जाता है। बबलू और पीलू भगवान शिव जी को धन्यवाद देते हैं और खेती करने लगते हैं। अरे वाह पीलू, ये बैल तो बहुत ही ताकतवर है, इसने तो 2-2 ट्रैक्टर का काम एक ही दिन में कर दिया। तो पीलू कहती है, भला हो उस आदमी का, शिव जी उस पर कृपा करे। बबलू पीलू बैल और हल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। खेत में फसल देखकर कालू का सिर चकरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? अब इस बैल को मैं ठिकाने लगा दूंगा। कालू उस बैल के पास जाता है ताकि उसको लाठी से मार सके, लेकिन वो बैल कालू को देखते ही उसको सींग से मार मार कर अधमरा कर देती है। पीलू और बबलू वहाँ आते हैं तो बबलू कहता है, तो ये कालू है जिसने ट्रैक्टर में आग लगाई थी और अब बैल को भगाने आया था। तभी वहाँ पर शिव जी प्रकट होते हैं। बबलू और पीलू हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं तो शिव जी कहते हैं, हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे ऊपर संकट आया लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। हे शिव जी, आप ही वो मददगार आदमी थे और ये आपका नंदी बैल है। आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है भगवान, आपकी जय हो। हे शिव जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम किसी और जंगल में चले जाओ कालू, पर याद रखना किसी को सताना नहीं। तो बबलू बोलता है, आपके दर्शन हो गए प्रभु, आपकी दया है। अब हम आपका अभिषेक करवाएंगे, आप हम पर अपनी दया कृपा हमेशा बनाए रखना। कालू वहाँ से भाग जाता है और फिर बबलू और पीलू अपनी भक्ति को और बढ़ाते हैं और शिव जी का अभिषेक कराते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। फिर मेहनत से दोनों पति पत्नी कमाने लगते हैं। इस तरह दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।